आज हम 4 चैप्टर देखेंगे। इसमें यूनानी आगमन, मौर्य काल और मरणोत्तर काल और गुप्तोत्तर युग। तो सबसे पहले यूनानी आक्रमण देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा आपको सिकंदर के महान समकालीन था। तो वो आपको धनानंद थे। सिकंदर के जो महान समकालीन था तो वो आपको धनानंद थे। अब यहाँ सारांश में दिया गया है कि आपको जो भी सारांश का अच्छा फैक्ट रहता है उसको मैं क्या करता हूँ तो हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ, जो कि आपको समझने में अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ ये कहा गया है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है सो उसके उत्तराधिकारी में महापद्मनंद के उत्तराधिकारी की संख्या पुराने बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है, और इस वंश का अंतिम शासक आपको महापद्मनंद का धनानंद था, जो कि सिकंदर महासमकालीन था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन मिलता है तो वो आपको इंडिका है। इंडिका में जो है सो पाटलिपुत्रा के जो भी प्रशासन कैसा था, क्या था, तो वो चीज़ जो है सो आपको वर्णन मिलता है। हुनो राजा के द्वारा हुनो राजा तोरमान किस अलौकिक राजा के द्वारा पराजित किया था, तो वो आपको प्रकाश धर्मन के द्वारा जो है सो आपको पराजित किया गया था। कौशंबी में जो है जो तोरमान के 2 मोहरे मिले हैं। तोरमान अपने पुत्र मिहिरकुली का अपना अधिकारी नियुक्त किया था। अब मौर्य साम्राज्य में आते हैं कि शंडोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किसने करवाया था, तो वो आपको विलियम जोन्स जो है सो सेंट्रोकोट से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है सो आपको पहचान कराया था। विलियम जोन्स चंद्रकोट से आपको चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाया था, तो विलियम जोन्स जो है सो करवाया था। विलियम जोन्स एक विद्वान था जिन्होंने कि चंद्रकोट की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा प्लूटो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रकोट के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन के अनुसार चंद्रकोट सिकंदर महान का भेंट दिया था। विलियम जोन्स जो था एक विद्वान था, और वह जो है सो आपको चंद्रकोट से चंद्रगुप्त मौर्य का आपको पहचान कराया था। भारत का पहले साम्राज्य स्थापना किसके द्वारा हुआ था? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना आपको कब पड़ा? 2020 में ना। तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है सबसे पहले आपको साम्राज्य की स्थापना किया गया था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुआ था, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है सो आपको हुआ था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य हैं। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे, जो कि सबसे पहले और सबसे प्राचीन शासक, यदि सबसे कहा जाए तो सबसे प्राचीन शासक मौर्य साम्राज्य के हैं। मौर्य साम्राज्य ही है जो कि चंद्रगुप्त, उसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि 321 से 184 ईस्वी तक था। उसका राजवंश की बात किया जाए तो 381 से 184 ईस्वी पूर्व तक था। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसके बाद कहा जाए तो जो कुषाण वंश थे, गुप्त राजवंश थे, और वर्धन राजवंश प्राचीन भारत पर शासन किया था। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य हैं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आपको किया गया था। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन है तो वह आपको विशाखदत्त है। जिस ग्रंथ में आपको चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है तो वह आपको विशाखदत्त है। जिस ग्रंथ में आपको चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है तो आपको विशाखदत्त है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को बिरसल और कुलहीन भी कहा गया है। मुद्रा राक्षस में आपको चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल और विहीन भी कहा गया है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित था, तो अर्थशास्त्र तो शासन के सिद्धांतों पर अभ्यास पुस्तक था।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसकी पहलू पर प्रकाश डालता है? तो वह राजनीतिक नीतियाँ पर आपको डालता है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वो आपको राजनीतिक नीतियाँ पर जो है सो आपको वर्णन प्रकाश डालता है। मेगास्थनीज दूत था तो वह आपको शुक्लस के था। मेगास्थनीज दूत आपको शुक्लस का, मेगास्थनीज दूत था शुक्लस का, मेगास्थनीज दूत था आपको शुक्लस का, मेगास्थनीज दूत था आपको शुक्लस का था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो वह आपको 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज जो है सो भारत को आपको भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणी में। आप 7 को श्रेणी देख लेते हैं कि सबसे पहले था दार्शनिक, इसके बाद कृषक, इसके बाद पशुपालक, इसके बाद शिल्पकार, इसके बाद था योद्धा, इसके बाद निरक्षर, इसके बाद मंत्री एवं उपदेशक। तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरक्षक और मंत्री एवं उपदेशक। हमको केवल देखना है कि वो पूछता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 7 श्रेणी में ही बांटा जाता है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अभिलेख का वो प्रमाण जो कि आपको अभिलेख का वो प्रमाण जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था, तो वो आपको रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वह पश्चिमी भारत में भी था। यह आपको रुद्रादामन अभिलेख से प्राप्त होता है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, तो वो आपको चंद्रगुप्त प्रभाव रुद्रादमन के आपको जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन दिया गया है? तो वह आपको यदि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख कहा जाए तो वह 13वें शिलालेख से प्राप्त है। हाथीकुंभा अभिलेख और चेदी राजा के खारवेल की आत्मकथा है। तो यदि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किया जाए तो वह 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। किस अभिलेख से आपको प्राप्त होता है? तो वह आपको कलिंग का विजय, हाथीकुंभा अभिलेख और चेदी राजा खारवेल के अभिलेख से प्राप्त होता है। 13वें अभिलेख से प्राप्त होता है। हाथीकुंभा अभिलेख और चेदी राजा खारवेल आत्मकथा को स्तुति है, यह गुफा भुवनेश्वर में दिया गया है। हाथीकुंभा अभिलेख और किस अभिलेख से कलिंग विजय का वर्णन है? तो इसमें से उपयुक्त में से सभी यानी एक से ज़्यादा जो है सो इसमें है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वो आपको श्रीलंका जो है सो आपको अशोक साम्राज्य में जो है सो सम्मिलित नहीं था। पाटलिपुत्रा में किस स्थित चंद्रगुप्त महल मुक्ता बना था? तो वो आपको लकड़ी का बना था। आपको उस टाइम में जो है लकड़ी का चंद्रगुप्त महल बनाया था, जो कि आपको कुम्हरार में कहा जाना चाहिए। तो कुम्हरार में जो है सो उसका खुदाई करने के बाद बुंदेली बाग पटना में जो है कुम्हरार में जो है सो इसका अवशेष मिला है। केवल वह स्तंभ जिसमें मगध का जो है सो स्वयं को सम्राट बताया है, तो वह भामरू स्तंभ है। भामरू स्तंभ में जो है सो मगध जो है भामरू स्तंभ में आपको केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है, तो वह आपको भामरू स्तंभ है। अशोक का मूल संदेश क्या था? तो वह था आपको कि सभी कहा जाना चाहिए, क्योंकि अशोक जो है खुद देवनप्रिय शासक था। और वह कलिंग खारवेल का जब युद्ध हुआ तो इसमें वैसे तो विजय हो गया, लेकिन इतना मार का देखा कि उसके बाद जो है सो वो अपना माइंड चेंज कर लिया और धम्म नीति पर जो है सो आपको आ गया था। तो अशोक का धम्म का मूल संदेश था राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान। तो इसी कारण इस पर सही हो जाना आएगा। अपने शिलालेखों में अशोक समांतर किस नाम से जाना जाते थे? तो वो आपको प्रियदर्शी के नाम से जो है सो आपको प्रियदर्शी या देवनप्रिय के नाम से जो है सो आपको अशोक के समानता किस नाम से जाना जाते थे? तो वह प्रियदर्शी या आपको
प्रियदर्शी या देवनप्रिय के नाम से जो है सो आपको जाना जाता था। इसमें भी लिखा हुआ है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा था वो कौन था, तो वो आपको प्रकृति था। प्रकृति में उस टाइम में जो है सो शिलालेख में जो लिखा गया भाषा है तो वो आपको प्रकृति था। अब कहा जाना चाहिए अशोक का जो है जो अभिलेख जो का विभाजन जो है जो 3 वर्गों में किया गया था। एक शिलालेख था, एक स्तंभ लेख था और एक गुहा लेख था। कौन सा 3 वर्ग था? आपको अशोक का जो शिलालेख था उसमें आपको शिलालेख में जो है सो स्तंभ लेख था, गुहा लेख था और शिलालेख था। और यदि 8 शिलालेख के 14 विभिन्न एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों पर पाया गया है। तो इनका अभिलेख जो है सो आपको कहाँ जाना चाहिए? तो इस जगह जो है सो बहुत ज़्यादा है, तो वह है आपको साहबगड्डी, मानसेराहा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़ और एरगोरगड्डी तथा सोपरा। तो ये जो है सो आपको मेन है। अशोक के स्तंभ को कौन सा लिपि द्वारा लिखा गया है? तो वो आपको सांबड़ी लिपि द्वारा जो है अशोक का स्तंभ को कौन सा लिपि से लिखी गई है? तो सांबड़ी लिपि से आपको लिखी गई है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सा लिपि दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है? तो वह खरोष्टी लिपि जो है सो आपको दाईं से बाईं ओर जो है सो खरोष्टी लिपि लिखा जाता है, दाईं से बाईं ओर। निम्नलिखित में कौन सा लिपि जो है सो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है? तो वह खरोष्टी लिपि है। अब मौर्य का अंतिम शासक कौन था? तो वह आपको बृहदस्थ था। मौर्य का अंतिम शासक कौन था? तो वह आपको बृहदस्थ था। मौर्य का अंतिम शासक तो वह आपको बृहदस्थ था। मौर्य का अंतिम शासक कौन था? तो वह आपको, यदि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था तो वह आपको बृहदस्थ था। बृहदस्थ था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वह आपको बृहदस्थ था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वह आपको बृहदस्थ था। अब है कि बृहदस्थ की हत्या उसकी सेनापति पुष्यमित्र शंगु के द्वारा किया गया। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में से होती है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वह आपको बृहदस्थ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वह आपको बृहदस्थ था। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस कथन किसने विश्वास किया? तो वो रोमिला थापर जो है सो आपको विश्वास किया। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रयगिरी में किया गया? तो वह आजीविकों के आश्रयगिरी में जो है सो आपको बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रयगिरी में किया गया? तो वह आजीविकों के आश्रयगिरी में आपको किया गया। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो वह तक्षशिला था। तक्षशिला मौर्य साम्राज्य में जो है सो सर्वाधिक शिक्षा का यदि केंद्र माना जाए तो वह तक्षशिला था, जो कि आपको वैशाली वर्तमान में एक जिला है जहाँ की वैशाली छठी। अब मौर्योत्तर काल में आते हैं कि ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार राजाओं को संपर्क था। तो वह आपको जावा और सुमात्रा से ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क क्या था? तो वह था आपको जावा सुमात्रा से आपको संपर्क था। किस अभिलेख से रुद्रनाथ दमन के प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो वह आपको जूनागढ़ अभिलेख से जो है सो मिलती है। किस अभिलेख से? रुद्रादमन का जो है सो आपको प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां मिलती है। तो वह आपको जूनागढ़। गुजरात में जूनागढ़ से रुद्रादमन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। गुजरात से रुद्रादमन प्रथम जो है सो जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है।
इसमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा को जो है सो आपको प्रचलन किया है? तो वो आपको विम खटफिशेस जो है सो सर्वप्रथम आपको स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया था। विम कटफिशेस जो है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा को जो है सो प्रचलन किया था। कुषाण शासकों के द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया। शंगु वंश के बाद किस वंश का भारत पर विजय था? तो वह है आपको कण्वा वंश का था। शंगु वंश के बाद आपको कण्वा वंश पर जो है शासन था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता की प्राप्ति किया था? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो अपने बड़े भाई को ही हत्या कर दिया और खुद जो है सो गद्दी पर बैठ गया था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई को हत्या कर सत्ता को स्थापित किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सो आपको स्थापित किया था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य जिसमें हुनों को पराजित किया था समुद्रगुप्त था, और स्कंदगुप्त था। गुप्त साम्राज्य जिसे हुनों को पराजित किया था वह स्कंदगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसने किया था? तो कुमारगुप्त जो है सो आपको किया था। यदि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना युग कहा जाए तो वह गुप्त युग है। गुप्त युग जो है सो नालंदा विश्वविद्यालय का जो है सो स्थापना युग है। नालंदा विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? तो वह बौद्ध पीठ के लिए विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, जो कि बिहार के दक्षिणी बिहार के मतलब कि आपको राजगीर में जो है स्थित है। सबसे पहले कुमारगुप्त जो है सो नालंदा बौद्ध बिहार का जो है दान दिया था। बाद में बुद्धगुप्त बालदित आदि जो है शासक जो है सो दान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपको विश्व बौद्ध धर्म के लिए जो है सो आपको प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? वो बौद्ध धर्म के लिए। नालंदा महाविद्यालय किसके द्वारा विख्यात है? तो वह आपको पाली अनुसंधान के द्वारा जो है सो विख्यात है। नालंदा महाविद्यालय महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है सो आपको विख्यात है। नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश किसने किया था? तो मुसलमानों जो है सो विनाश किया था। बस अब अगले चैप्टर में और बताएंगे।